समिट में आतंकवाद के खिलाफ भारत को बड़ी सफलता मिली है। घोषणा पत्र में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई है और इसी दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। घोषणा पत्र में कहा गया कि इस हमले के आतंकी, उनके मददगार और साजिश रचने वाले को सजा दिलाना जरूरी है। देखिए, आतंकवाद से लड़ाई में एससीओ घोषणा पत्र में आतंकवाद पर मुखर। आतंक पर पीएम मोदी के साथ 20 देश। पीएम मोदी का आतंक पर प्रहार, आधी दुनिया ने किया स्वीकार। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने 10 बार आतंकवाद का जिक्र किया। आतंकवाद, अलगाववाद, आतंकवाद से किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर आतंकी संगठनों से लड़ने का, टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा। टेररिज्म का बहुत ही घिनौना आतंकवाद का खुलेआम समर्थन कि आतंकवाद पर कोई भी आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में। पीएम मोदी ने एससीओ समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने पहलगाम हमले का जिक्र किया और आतंक का साथ देने वाले देशों को खरी खोटी सुनाई। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। एससीओ समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पूरी तरह अलग थलग दिखे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाया, उनका हाथ पकड़कर चले और बगल में ही शहबाज शरीफ एक जगह पर अलग थलग खड़े दिखे। और थोड़ी देर बाद ही बैठक में शहबाज शरीफ के सामने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद और आतंक पर दोहरा रवैया रखने वाले देशों को लताड़ लगाते नजर आए। कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है, किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ आतंकवाद का जिक्र किया, बल्कि सवाल उठाया कि कुछ देशों आतंकवाद को खुला समर्थन कैसे स्वीकार किया जा सकता है। यह मानवता में विश्वास रखने वाला हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद पर किए गए प्रहार को और उनके उठाए सवाल को एससीओ में स्वीकार किया गया और ज्वाइंट डिक्लेरेशन जारी किया गया। ज्वाइंट डिक्लेरेशन में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की गई। साथ ही आतंकवादियों, उनके मददगार और साजिश रचने वालों को न्याय के दायरे में लाने की मांग की गई। सदस्य देशों ने दोहराया कि आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। एससीओ के मंच से साफ संदेश दिया गया कि आतंकवाद को किसी भी बहाने या फायदे के लिए इस्तेमाल करना किसी भी हाल में स्वीकार नहीं होगा। इस डिक्लेरेशन में भारत की पहल और योगदान को खास तौर पर मान्यता दी गई। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की थीम की गूंज सुनाई दी। और अब देश की सियासत। 16 दिन, 20 जिले, 1300 किलोमीटर, 110 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरकर राहुल गांधी की वोटर बचाओ यात्रा का आज पटना में समापन हुआ।
शुरुआत एटम बम से हुई थी, क्लोजिंग हाइड्रोजन बम से हुई है। लेकिन ये यात्रा अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ गई है। आज से ठीक 1 महीने पहले यानी कि 1 अगस्त को राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर एटम बम फोड़ने की धमकी दी थी और 7 अगस्त को राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने के आरोपों का कथित सबूत दिखाते हुए एक लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन भी दिया था। राहुल गांधी के इस एटम बम को डिफ्यूज करने में चुनाव आयोग ने 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगाया था, जिसके बाद आज राहुल गांधी ने पटना की एक रैली में बीजेपी पर हाइड्रोजन बम फोड़ने की धमकी दी। राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है नहीं होता है। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। आज उन्होंने कहा मैंने एटम बम फोड़ा है, अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। अभी तक तो दुनिया में हाइड्रोजन बम नहीं फटा है, तो राहुल गांधी फोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर चुनाव के गणना को लेकर उनका कर्नाटक का एटम बम था तो फुस हो गया। वो दिवाली का एक छोटा पटाखा भी नहीं निकला। वो क्या हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। बीजेपी ये दावा इसीलिए कर रही है क्योंकि वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर अब तक जितने भी आरोप लगाए हैं, वो सभी आरोप एक एक करके खारिज हो गए हैं। इधर वोट चोरी के मुद्दे को लेकर राहुल और तेजस्वी की 16 दिनों की वोट अधिकार यात्रा भले ही पटना में आकर खत्म हो गई, लेकिन इस यात्रा को लेकर कई सवाल भी खड़े हो गए। मसलन जिस मकसद से ये यात्रा शुरू की गई थी, क्या वो मकसद पूरा हुआ? क्या इस बार बिहार में कांग्रेस का 35 साल का वनवास खत्म होगा? और सबसे बड़ा सवाल कि तेजस्वी का सीएम बनने का सपना क्या इस बार पूरा होगा? ये सारे सवाल इसीलिए क्योंकि पिछले 16 दिनों तक राहुल और तेजस्वी साथ साथ रहे, साथ साथ घूमे, साथ साथ रैली और रोड शो भी किए। लेकिन जब साथ देने की बारी आई तो तेजस्वी यादव ने खुलकर साथ देने का ऐलान कर दिया, लेकिन राहुल गांधी खुलकर साथ देने से बचते हुए नजर आए। लेकिन इंतजार के बाद तेजस्वी यादव ने खुद को सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया। तेजस्वी यादव ने जिस वक्त खुद को सीएम चेहरा घोषित किया, उस वक्त राहुल गांधी और अखिलेश यादव मंच पर मौजूद थे। इन नकलची सरकार है, जो तेजस्वी कहा वही ये लोग कर रहे हैं, अपना विजन नहीं है। इन नकलची सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना? तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना? तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है। राहुल गांधी ने तेजस्वी को सीएम बनाने के सवाल का सीधा जवाब क्यों नहीं दिया? ये बात बिहार में आरजेडी के मुकाबले कांग्रेस की हैसियत देखकर समझी जा सकती है। बिहार की राजनीति में कांग्रेस की भूमिका सीमित रही है। बिहार में इंडी गठबंधन में असली ताकत आरजेडी के पास है। कांग्रेस की मजबूरी ये है कि वो बिहार में अकेले लड़कर कुछ हासिल कर पाने की स्थिति में भी नहीं है। दूसरी तरफ वो तेजस्वी को आगे बढ़ाकर बिहार में आरजेडी का दबदबा और बढ़ाना चाहती है। अगर राहुल गांधी तेजस्वी को खुले तौर पर सीएम उम्मीदवार मान लेते तो कांग्रेस की हैसियत और कमजोर पड़ जाती। अगर राहुल गांधी साफ इनकार कर देते तो गठबंधन में दरार पड़ जाती और संदेश जाता कि इंडिया ब्लॉक एकजुट नहीं। इसलिए बीजेपी कह रही है राहुल का गोलमोल जवाब कांग्रेस की मजबूरी और संतुलन साधने की रणनीति दोनों का हिस्सा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।